इवनिंग आज हम टीचिंग एटीट्यूड के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें हम टीचिंग जो क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी टीचिंग से रिलेटेड होता है उसमें क्यों पूछा जाता है। इसलिए हमसे पूछा जाता है कि इन फ्यूचर यदि हम टीचर बनते हैं तो उसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि हमें स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन है उसे जानना हो तो हम टीचिंग एप्टीट्यूड के थ्रू जान सकते हैं। और साथ ही साथ हम स्टूडेंट्स का कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक क्लासरूम में, उस चीज़ों को इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाता है। इसलिए हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी होते हैं टीचर्स रिलेटेड उसमें पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग क्या है इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं, कॉन्सेप्ट, नेचर एंड जो है ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम टीचिंग की बात करते हैं। टीचिंग में जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्सेप्ट को हिंदी में अवधारणा बोलते हैं कि इसका क्या अवधारणा है। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स को लेंगे उसको डिफाइन करेंगे। टू डेवलप ह्यूमन वैल्यूज। जो इसकी अवधारणा है उसमें ये सोचा जाता है कि टीचिंग का क्या मोटो है। तो हम ये कह सकते हैं कि टीचिंग में जो है जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, मानव के मूल्य हैं, उनको विकसित करना एक ये इसका मोटो है। इसके थ्रू ये किया जाता है, इसके अवधारणा में हम ये कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसका लिटरली मीनिंग लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं, लिटरली अगर इसका मीनिंग है कोई शाब्दिक, तो अगर हम इसका अर्थ निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं इसमें गिव एडवाइस या टीच। मीन्स इसमें हम किसी को कोई चीज़ का सीख दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं और साथ ही साथ हम किसी को कुछ सिखा सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। एक हम शाब्दिक अर्थ अगर हम टीचिंग का निकालते हैं। इसके बाद आता है अगर हम इसे जनरल मीनिंग में लें, जनरल मीनिंग क्या हो सकती है, तो इसमें हम दोस्तों ये कह सकते हैं कि ये जो है द एक्ट ऑफ एजुकेशन है। मीन्स ये जो है अगर हम इसको सामान्य अर्थ में लेते हैं तो कह सकते हैं कि इसका जो है शिक्षा का कार्य, मतलब शिक्षा देने का जो क्रिया है उसे हम कह सकते हैं जनरल मीनिंग में। मीन्स हम किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो शिक्षण हो रहा है, वो टीचिंग का काम हो रहा है। फिर यदि हम डिटेल फॉर्म में जाते हैं कि हम टीचिंग को क्या कहेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले ये कह सकते हैं कि हम जो भी टीच लाइफ लॉन्ग लर्निंग आइदर फॉर्मली और इनफॉर्मली। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम जीवन पर्यंत औपचारिक या अनौपचारिक रूप से सीखते हैं वो हमारे लिए टीचिंग होगा। ये हम नहीं कह सकते हैं कि टीचिंग केवल जो है एक इंस्टीट्यूट में, जैसे कि माना जाता है कि एक इंस्टीट्यूट होता है, उसमें एक कोई स्टूडेंट जाता है, वहाँ से कुछ ग्रहण करता है, कोई छात्र गया वहाँ से कुछ सीखा तो वो भी फॉर्मल वे में तो उसे टीचिंग कहेंगे, जैसा ऐसा कहा हम लोग समझते हैं। लेकिन हम जीवन पर्यंत भी कुछ सीखते हैं, वो भी हमारे लिए टीचिंग का कॉन्सेप्ट हुआ, टीचिंग की अवधारणा हुई। इसके बाद अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, प्रेजेंट टाइम में हम अगर टीचिंग को लेते हैं तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में ब्रिंगिंग
ब्रिंगिंग लर्निंग डैमेज इन स्टूडेंट्स मीन्स कोई भी स्टूडेंट है उसके अंदर जो लर्निंग करने का एक गति लाना, उसमें सीखने की गतिशीलता लाना जो है हम कह सकते हैं प्रेजेंट टाइम में जो है टीचिंग है। लेकिन ये गति कैसी होनी चाहिए ये सब जो है स्टूडेंट पे निर्भर करता है और उसके माइंड जो है स्टूडेंट का जो माइंड है उसमें फीड कराना, जो भी वो टीच कर रहा है जो भी वो लर्न कर रहा है उसमें फीडिंग, माइंड में फीडिंग की बात वो फोर्सफुली भी हो सकता है, मीन्स रटने का भी जो सेंस ले सकते हैं वो चीज़ें भी हो सकती हैं। ऐसा प्रेजेंट टाइम में टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ये देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों कुछ विद्वानों ने ऐसा जो है कि उन्होंने कहा कि टीचिंग को ये सारे तो चीज़ें हमने जो डिस्कस किया उसमें हम टीचिंग को जनरल वे में और प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है उसके बारे में चर्चा की। लेकिन कुछ जो थिंकर्स हैं, जो विचारक हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है जिसमें उन्होंने उन लोगों का जो एक चर्चा निकल के आया है उसमें वो ये कहते हैं कि जो स्टूडेंट हैं उसमें न्यू नॉलेज का क्रिएशन मीन्स वो भी जो न्यू नॉलेज का क्रिएशन है वो थोड़ा जो है टीचिंग के थ्रू मीन्स शिक्षण के द्वारा नए ज्ञानों का प्रवेश स्टूडेंट के अंदर करना, ये विचारकों का एक चर्चा के थ्रू निकल के आया कि नहीं, नई जो जानकारी है वो स्टूडेंट में होना चाहिए, ऐसा नहीं होना। आइए हम उसमें कुछ विद्वानों को लेते हैं। सबसे पहले एक गेज महोदय हैं, उन्होंने अपने जो बातें कही उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा बिहेवियर चेंजिंग की बात की। बिहेवियर चेंजिंग इन द सेंस कि जो भी स्टूडेंट है उसके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, उसकी जो क्षमता है उसमें परिवर्तन होना चाहिए, वो जो सीख रहा है वही टीचिंग है, उनका ये मानना था। कि फिर एक आते हैं बीओ, इसलिए इन्होंने जो है मोटिवेशन को माना। मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा, जो भी एक स्टूडेंट को प्रोत्साहन दिया जाता है, मतलब जो सीखने के लिए या उसको जो भी नई चीज़ें सीख रहा है, न्यू नॉलेज को एडॉप्ट कर रहा है, उसमें लगातार जो लगा हुआ है उसके लिए उसे मोटिवेट करना या प्रोत्साहित करना ही टीचिंग है, ऐसा बीओ स्मिथ मानते हैं। फिर आते हैं एक जो है विद्वान रियांस का कहना है ये टीचिंग को लर्निंग मानते हैं। लर्निंग डायरेक्शन टू अदर्स, ये दो चीज़ों को मानते हैं कि जो टीचिंग जो है वो लर्निंग है, मीन्स सीखने की कला है, और साथ साथ किसी दूसरे को निर्देशित करना, किसी को निर्देशन देना ही टीचिंग है, ऐसा रियांस महोदय ने माना। इस तरीके से दोस्तों हम टीचिंग के क्या कॉन्सेप्ट है, क्या अवधारणा है समझे हैं, वो मतलब प्रेजेंट टाइम में क्या है, और जो भी विद्वान है उन्होंने अपना जो चर्चा किया उसके बारे में जाने। इसके बाद हम आते हैं नेचर पे। टीचिंग का नेचर क्या है? नेचर को यदि हम देखते हैं, इसका टीचिंग का स्वभाव है, तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स को ले सकते हैं। सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि टीचिंग का जो स्वभाव
स्वभाव है, शिक्षण का जो स्वभाव है वो सकारात्मक होता है, उसमें निगेटिविटी नहीं होती है। वो हमेशा सकारात्मक चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात करता है। उसमें जो है कि जो स्टूडेंट है उसको आगे बढ़ने की बात, उसके विकास की बात, हर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हमेशा पॉजिटिव वे में बात करता है। इसलिए कह सकते हैं कि इसका जो स्वभाव है, इसका जो नेचर है वो पॉजिटिव वे में है। इसके लिए हम ये कह सकते हैं एक जो है एक चीज़ कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट है, सपोज स्टूडेंट्स के 3 जो एस्पेक्ट होते हैं, उसका एक इमोशनल, कॉग्निटिव इमोशनल, कॉग्निटिव एंड एक्शन, ये जो 3 एस्पेक्ट है, इसका स्वभाव यही है कि एक स्टूडेंट के इन तीनों एस्पेक्ट्स को ही मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, या तो वो इमोशनली वीक है या फिर वो अपनी भावना को कैसे नियंत्रित करे, कैसे वो आगे बढ़े, अपनी इमोशनल कंट्रोलिंग कैसे सीखे, ये जो है इसको मोटिवेट करना ही इसका नेचर है। फिर बात आती है कॉग्निटिव की, जो उसका संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक क्षेत्र है उसको वो कैसे समझे, ये इसका स्वभाव है। इस स्टूडेंट इस चीज़ को मोटिवेट करना इसके स्वभाव के अंतर्गत आता है। फिर एक्शन की बात आती है कि उसके अंदर जो क्रियाएं होती हैं, क्रियात्मक कार्य होते हैं, जो उसके माइंड में काम होते हैं, वो सारी चीज़ों को कैसे वो अपने कंट्रोल में रखे और सही रूप से उसको काम करे, इस चीज़ को मोटिवेट करना इसका स्वभाव है। इस तरीके से दोस्तों हम इस ग्राफ के थ्रू इस डायग्राम के थ्रू ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक स्टूडेंट्स का जो डोमेन है उसको मोटिवेट करना नेचर के थ्रू इसका नेचर है। ये जो मोटिवेशन का काम है, इसके लिए एक टीचर को कैसे, टीचर का जो रोल है बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे इन फैक्टर्स को, इस डोमेन को कैसे समझ सकता है, वो उसे जो है डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी। मीन्स उससे बहुत ही गहराई में जाकर इन सारी चीज़ों को समझना होगा, तभी वो स्टूडेंट्स के जो है स्वभाव को, नेचर को समझ सकता है, तब उसमें वो विकास कर सकता है। इसलिए टीचर को ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके कुछ फॉर्म्स हैं, उसे हम कुछ पॉइंट्स में देख सकते हैं। सबसे पहले आर्ट एंड साइंस। टीचिंग को का जो स्वभाव है, इसका नेचर है, हम इसको कला या विज्ञान मानते हैं। कैसे मानते हैं? यदि हमारे अंदर या किसी टीचर के अंदर ये कला नहीं है कि वो कैसे खुद को प्रेजेंट करे, या स्टूडेंट है उसका क्या प्रॉब्लम है, वो उस प्रॉब्लम को कैसे समझे और उसे खुद से सॉल्व कैसे करे, ये सारी चीज़ों का उसके अंदर आर्ट नहीं रहेगा या कला नहीं रहेगा, तो वो एक क्लास को सस्टेन करने में हमेशा हेल्पलेस हो जाएगा और उसको असफलता की प्राप्ति होगी। इसलिए ये कहा जाता है कि टीचिंग जो है उसका स्वभाव कला है, एक आर्ट है। फिर रही बात साइंस की। साइंस में मीन्स कि कोई भी टीचिंग जो है टेक्नोलॉजी के बिना सक्सेस नहीं होता था। जैसे कि प्राचीन समय में भी हम देख सकते हैं कुछ हमारे ऐसी टेक्निक थी जिसके थ्रू हम टीचिंग का काम करते थे। जैसे हमारे आश्रम व्यवस्था है या फिर जो हमारे गुरुकुल की परंपरा है, उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम हस्त कौशल जो मैनिपुलेट करके हम बनाते थे, उस सारी चीज़ों को एक टीचिंग एड्स के रूप में हम
हम यूज करते थे। और आज भी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है, इतनी डेवलप हो गई है कि हमें बिना इंस्ट्रूमेंट के या बिना टेक्नोलॉजी के हम जो है टीचिंग को और अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि टीचिंग का जो नेचर है वो आर्ट और साइंस है, वो अपने टाइम बाय टाइम चेंज होते जाता है। जैसा इसका डेवलपमेंट होता है साइंस और आर्ट्स का, वैसे ही टीचिंग में हम अडॉप्ट करते रहते हैं। जैसे कि हमारा आज डिजिटल एजुकेशन की बात हो गई, या फिर जो भी हम कंप्यूटर के थ्रू या हम लैब में जो कंप्यूटर के थ्रू हम स्टूडेंट को सिखाते हैं या इंटरनेट का यूज करते हैं, तो ये सब हमारी चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी से हो गई, जो साइंस का ही देन है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टीचिंग का नेचर ये दोनों है। फिर बात आती है कि ये 3 पोलर प्रोसेस है। इट मीन्स कि इसका जो है ये प्रक्रिया जो है, जो इसकी स्वभाव की प्रक्रिया है वो 3 पोलर है। कौन से? एक स्टूडेंट हो गया, दूसरा जो है टीचर हो गया, और एक सर्विस हो गया। मीन्स इन तीनों जो एस्पेक्ट है, इन तीनों जो त्रिध्रुवी का काम करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका स्वभाव जो है 3 पोलर है, 3 ध्रुवी प्रक्रिया है। फिर बात आती है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट प्रोसेस। इस जो भी हमारे उद्देश्य होते हैं उसको पूरा करने की प्रक्रिया, इसको कोई भी उद्देश्य लेता है। जैसे कि हम एक टीचर जो है स्टूडेंट टीचिंग के ड्यूरेशन उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, या उसे कोई क्वेश्चन है से रिलेटेड जो भी उसको दिक्कतें आ रही हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है उसको फुलफिल करने की एक प्रक्रिया है। इसका ये भी स्वभाव है। रिमेडियल प्रोसेस है, मीन्स एक उपचारात्मक प्रक्रिया भी है। इसके थ्रू एक स्टूडेंट कैसे अपने प्रॉब्लम्स को खुद सेल्फ डिपेंड होकर उसे सॉल्व करे। एक टीचर जो है ये सारी चीज़ें उसे सिखाता है, उसे सक्षम बनाता है। तो ये हम कह सकते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम किया जाता है एज अ टीचिंग के ड्यूरेशन। तो हम इसका स्वभाव समझ सकते हैं, इसका नेचर मान सकते हैं। लिंग्विस्टिक प्रोसेस, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये भाषागत प्रक्रिया है, भाषाई प्रक्रिया है। जैसे हमें किसी भी भाषा में किसी स्टूडेंट को समझाना है, बताना है, यदि हम उसमें उस भाषा में उस लैंग्वेज में ट्रेंड नहीं है टीचिंग के ड्यूरेशन, तो हम ये काम नहीं कर सकते। इसलिए हमें ये कह सकते हैं कि टीचिंग का एक नेचर ये भी है कि वो भाषाई प्रक्रिया है, उसमें एक लैंग्वेज फिक्स होता है। फिर बात आता है डेवलपमेंटल प्रोसेस। इसे एक विकासात्मक जो है प्रक्रिया कह सकते हैं, ऐसा इसका स्वभाव है। कैसे कह सकते हैं विकासात्मक प्रक्रिया? कि जैसे कि इसमें हमेशा एक टीचर एक स्टूडेंट्स का हमेशा विकास करता है, उसे वो चीज़ों से अवगत कराता है जिससे वो आगे बढ़ सके, वो चीज़ों को समझ सके, कुछ खुद का सेल्फ डिपेंड होकर थिंकिंग पावर उसको बढ़ाता है, और उसको खुद वो अपने चिंतन मनन से जो है कि सारी चीज़ों को समझ सके और फिर आगे बढ़ सके। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि टीचिंग के थ्रू जो है हमेशा एक कंटिन्यूअस विकास की बातें होती हैं, विकासशील है इसका स्वभाव। इस तरीके से दोस्तों हम टीचिंग के जो है नेचर्स को आज हम जाने हैं
जिसमें सबसे पहले आर्ट एंड साइंस है, 3 प्रोसेस है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट प्रोसेस है, ये रेमेडियल प्रोसीजर है, लिंग्विस्टिक प्रोसेस है, डेवलपमेंटल प्रोसेस है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव यानी कि इसके उद्देश्य क्या है। इसके उद्देश्यों के बारे में जो है बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, विचारक हैं, अपनी बातों को इन्होंने बताया कि उन्होंने चर्चा की कि क्या इसके उद्देश्य है, उसको क्लासिफिकेशन करने की बात की है। जिसमें कि ये निकल के आया, एक पॉइंट ये निकल के आया कि टू क्रिएट लर्निंग इन स्टूडेंट्स, टू क्रिएट लर्निंग इन स्टूडेंट्स मीन्स कि जो स्टूडेंट है उसके अंदर, उसके जो अंतर्भाव है उसमें लर्निंग की, सीखने की जो क्षमता है उसको उत्पन्न करना, उसको क्रिएट करना कि एक छात्र के अंदर कैसे जिज्ञासा आए कि वो लर्न करे, वो सीखे। ये सारी चीज़ें जो है एक टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, एक एम होता है। ऐसा विभिन्न विद्वान जो है बताने की कोशिश की अपने रिसर्च में। आइए हम इसमें दो जो थिंकर्स हैं उनकी बात करते हैं। इसमें पहले एक ब्लूम्स है, फिर एक है गैगनीज, हम सबसे पहले ब्लूम्स को लेते हैं। इन्होंने जो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है उसको क्लासिफाई किया। इन्होंने 1956 में 3H का कॉन्सेप्ट दिया। 1956 में 3H का कॉन्सेप्ट दिया। इनका ये 3H का मानना था। फर्स्ट H इनका जो है लेते हैं वो हेड की बात करते हैं, सेकेंड H का बात करते हैं तो वो हार्ट से लेते हैं, और थर्ड जो है इनका हैंड है। इन 3H से हेड, हार्ट एंड हैंड की बात करते हैं, जिससे हेड से इनका मतलब है कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, हार्ट से इनका मतलब है अफेक्टिव एस्पेक्ट डोमेन, और हैंड से मतलब है साइको मोटर। कॉग्निटिव में ये जो है ये मानते हैं कि कॉग्निटिव ज्ञानात्मक ज्ञान का क्षेत्र है। इसमें जो है एक स्टूडेंट जो है चीज़ों को कैसे समझता है, कैसे उसकी जानकारी रखता है, ये सारी चीज़ें ये कॉग्निटिव के थ्रू मीन्स इंटेलेक्चुअल स्किल्स की बात करते हैं, कॉग्निटिव जो डोमेन है उसके थ्रू। फिर हार्ट अफेक्टिव डोमेन के थ्रू ये बोलते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट के अंदर जो भावात्मक पक्ष है, भावात्मक ज्ञान का क्षेत्र है, उसमें जैसे उसकी मनोवृत्ति है, मनोविचार कैसे हैं, उसमें पार्टिसिपेशन का क्या विल है, सहभागिता की क्या उसके अंदर जो है कि क्षमता है, ये सारी चीज़ें जो है उसके विल पावर एक तरह से हम कह सकते हैं अफेक्टिव जो डोमेन है उसके थ्रू इन्होंने बताया। फिर हैंड के थ्रू इन्होंने जो है साइकोमोटर की बात की।
कि साइकोमोटर यानी कि उसके जो मनोसंचालक क्रिया है, ज्ञान के क्षेत्र है, मनोसंचालक ज्ञान के क्रियात्मक क्षेत्र है, इसे इन्होंने क्रियात्मक ज्ञान का भी क्षेत्र कहा है। मीन्स इसे इन्होंने जो है तकनीकी कौशल से लिया है, क्या क्या उसके अंदर टेक्निकल स्किल्स हैं एक स्टूडेंट के अंदर, उसको वो कैसे आत्मसात करता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने साइकोमोटर यानी कि हैंड के थ्रू वो बताता है, यानी गुड्स जी बताते हैं। सबसे पहले हम कॉग्निटिव डोमेन को देखते हैं। कॉग्निटिव डोमेन के थ्रू ये जो है 6 लेयर्स को बताते हैं। सबसे पहले नॉलेज, बाद आता है कंप्रिहेंशन, इसके बाद एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। इस 6 लेयर्स के थ्रू कॉग्निटिव डोमेन में ये जो है सबसे पहले नॉलेज की बात करते हैं। इसमें ये बताते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी जानकारी को स्मरण करता है, कैसे उसे याद रखता है, इस तरह इसकी बात जो है नॉलेज के थ्रू इन्होंने बताया। फिर कंप्रहेंशन की बात करते हैं। इसमें ये बोलते हैं कि कोई व्यक्ति जो है उसमें क्या क्षमता है, ये जानना इसका टीचिंग के उद्देश्य में इन्होंने बताया। फिर एप्लीकेशन कैसे कोई व्यक्ति कोई अमूर्त चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है, उसको मूर्त में कैसे परिवर्तित करता है या उसको कैसे उपयोग करता है, उसका यूटिलाइजेशन करता है, वो एप्लीकेशन के थ्रू बताते हैं। फिर एनालिसिस की बात आती है। इसमें इन्होंने विश्लेषण की क्षमता को बताया कि हम चीज़ों को, जैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें हम कैसे फैक्टर्स को एनालिसिस करेंगे, जो एक ऐसे फैक्टर्स को निकाले जो एक्यूरेट हो, सही हो, उसमें शुद्धता हो। ये चीज़ जो है एनालिसिस के थ्रू, मीन्स इसमें डिवाइडेशन की बात करते हैं, उसमें विभाजन कैसे किया जाए बहुत सारे फैक्टर्स में से। इस सिंथेसिस को इन्होंने बताया कि एनालिसिस का अपोजिट है, और इसमें जो हम चीज़ों को डिवाइड नहीं करते हैं, बल्कि कि इसमें हम समावेशन इस चीज़ों को जोड़ते हैं। ये चीज़ें सिंथेसिस के थ्रू इन्होंने बताया। फिर इवोल्यूशन की बात आती है। इवोल्यूशन में इन्होंने कहा कि मूल्यांकन जो है एक सतत प्रक्रिया है, मीन्स ये सस्टेनेबल प्रोसेस है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली चीज़ है। इसमें हम इसी के थ्रू हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी हमारे टूल्स टेक्निक है, उसको हम कैसे उसको उसमें विकास कर सकते हैं, ये हम इवोल्यूशन के थ्रू ही जान सकते हैं। तो ये जानना ही इन्होंने कॉग्निटिव डोमेन के थ्रू बताया इसका उद्देश्य। फिर ऑब्जेक्टिव में आते हैं। इसकी बातें इन्होंने ऑब्जेक्टिव में 5 लेयर्स इन्होंने बताया। इसके लिए इन्होंने 6 लेयर्स की बात की, इसके लिए इन्होंने 5 लेयर्स की बात की। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले इन्होंने वैल्यूएशन की बात की, फिर रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एंड लास्ट कैरेक्टराइजेशन। इस 5 लेयर्स की बात की। वैल्यूएशन के थ्रू इन्होंने बताया कि किस तरीके से किसी चीज़ को हम आकलित कर सकते हैं, उसका आकलन अनुमान लगा सकते हैं वैल्यूएशन के थ्रू। फिर रिसीविंग के थ्रू हम कोई भी चीज़ कैसे ग्रहण करते हैं, जैसे हमें कोई भी मेरा विल है, उसको हम कैसे अडॉप्ट करते हैं, जैसे सीखने का विल हुआ, सीखने की इच्छा हुई, हम ये रिसीविंग के थ्रू बताते हैं। फिर रिस्पॉन्डिंग की बात आई। रिस्पॉन्डिंग के थ्रू इन्होंने ये बताया
कि हम कैसे किसी चीज़ के लिए प्रक्रिया करते हैं, ये जानना हमारा टीचिंग का उद्देश्य है। जैसे हमारी सहभागिता की जो इच्छा है या पार्टिसिपेशन जो है वो हम कैसे करते हैं, ये रिस्पॉन्डिंग के थ्रू इन्होंने बताया। फिर ऑर्गेनाइजिंग की बात आती है। ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू इन्होंने बताया कि कैसे हम किसी चीज़ को समावेशित करें, कैसे हम किसी चीज़ को मिलाएं, ये चीज़ ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू इन्होंने बताया। संगठन का किया इसमें। कैरेक्टराइजेशन, कैसे हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, ये जानना हमारा उद्देश्य है। और साथ ही साथ हम जो है चीज़ों में कैसे अंतर करते हैं, डिफ्रेंसिएशन की बात इन्होंने कैरेक्टराइजेशन के थ्रू बताया। इस तरीके से अफेक्टिव डोमेन को इन्होंने डिस्क्राइब किया। फिर आता है इनका साइकोमोटर। इसको भी इन्होंने 5 लेयर्स में बांटा है। सबसे पहले इसमें इसको 5 लेटर में बांटा इन्होंने, 5 लेयर्स में बांटा इन्होंने। मैनिपुलेशन, इमिटेशन, आर्टिकुलेशन, प्रिसीजन, नेशनलाइजेशन। मैनिपुलेशन के थ्रू इन्होंने हस्त कौशल की बात की। यदि कोई स्टूडेंट है उसमें ये कॉन्फिडेंस लाना, जब वो कोई टूल्स, न्यूज और मशीनरीज को यूज करता है, जो कॉन्फिडेंस आता है, जो विश्वास स्तर लेवल बढ़ता है, वो चीज़ों को विकसित करना ही इसका एक एम है। मैनिपुलेशन के थ्रू इन्होंने बताया। फिर इमिटेशन की बात करते हैं। इसके थ्रू इन्होंने प्रतिरूपता के बारे में बताया। मतलब जो स्टूडेंट है वो जैसा है उसको उसी रूप में एडॉप्ट करना, उसे वैसे ही अपनाना जो है इमिटेशन के थ्रू इन्होंने बताया। फिर आर्टिकुलेशन की बात आती है। इसमें इन्होंने कहा कि कोई भी स्टूडेंट है उसका जो वर्क है वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। वो मीन्स सतत एक अभ्यास करते जब तक वो नहीं जाएगा तब तक वो मतलब अपना विकास नहीं कर सकता है। इस चीज़ को इन्होंने प्रिसीजन के थ्रू बताया। फिर बात आता है प्रिसीजन के थ्रू बताया, आर्टिकुलेशन के थ्रू बताया। फिर प्रिसीजन की बात आती है। प्रिसीजन के थ्रू इन्होंने ये बताया कि यदि कोई स्टूडेंट है किसी काम को करता है, बार बार करता है, तभी उसमें एक्यूरेसी आती है, शुद्धता आती है। इसलिए उन्होंने बताया कि जानना जो है प्रिसीजन के थ्रू ही जाना जा सकता है। ये एक उद्देश्य में उन्होंने बताया। फिर नेशनलाइजेशन की बात आती है। नेशनलाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ें इन्होंने बताई कि एक स्टूडेंट है, सबसे पहले वो जैसा वहाँ का माहौल है, उसके टीचिंग का जो भी माहौल है वो उसी के रूप में एडॉप्ट कर लेता है। फिर एक ऐसा कंडीशन आता है कि उसमें वो रिफॉर्मेशन करने लगता है, और वो रिफॉर्मेशन करते करते जो है एक न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेता है। इसलिए इनका जो नेशनलाइजेशन का जो इनका बात है, इसमें जो है कि बहुत ही अच्छा है कि स्टूडेंट जो है न्यू टेक्नोलॉजी वहाँ की जो इन्वायरमेंट है के हिसाब से उसमें चेंजिंग नहीं लाता है, उसी के अकॉर्डिंग ही करते करते वो एक ऐसा स्टेप आता है उसमें जो वो न्यू नॉलेज और न्यू टेक्नोलॉजी को सेल्फ डेवलप करने का वो आ जाता है, ऐसा कंडीशन आता है। इस तरीके से दोस्तों ब्लूम्स में जो है 3H के द्वारा 3 जो डोमेन है उसको बताया, जिसमें ये लेयर्स हैं, उसके थ्रू टीचिंग के ऑब्जेक्टिव को बताने की कोशिश की। इसके बाद हम गैंग्स और गैगनेस और ब्रिक्स की बात करते हैं। गैगनेस और ब्रिक्स जो है अपने टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी क्लासीफाई किया, जिसमें उन्होंने 5 लेवल्स की बात की। सबसे पहले उन्होंने
कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज की बात की। इसके लिए इन्होंने जो है ये बताया कि कैसे ज्ञानात्मक जो है रणनीतियाँ बनाई जाए। इसके लिए इन्होंने जो व्यक्ति है, जो स्टूडेंट है, उसके जो पर्सनल टीचिंग का या सेल्फ टीचिंग का जो अनुभव है, उसकी मेमोरी पावर जो है, उसमें जो है साथ साथ उसकी जो थिंकिंग, सोचने की जो स्किल है, निपुणता है, इन तीनों को समावेशित करने की बात करते हैं। ये जो है व्यक्ति के थिंकिंग पावर, थिंकिंग स्किल, टीचिंग स्किल, सेल्फ टीचिंग स्किल, मेमोरी पावर, इन तीनों को एक साथ एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं और तभी डेवलपमेंट हो सकता है। ऐसा इनका कॉग्निटिव स्ट्रेटजी जो है, ज्ञानात्मक रणनीतियाँ हैं, इसकी बात करते हैं। सेकेंड ये इंटेलेक्चुअल स्किल्स की बात करते हैं कि जो बौद्धिक रूप से एक व्यक्ति का निपुणता है या कौशल है, जैसे कि उसमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता है, उसमें जो रूल को लर्निंग करने की यानी कि कोई नियम है, उसको वो कैसे फॉलो करता है, कैसे सीखता है, साथ साथ वो किसी समस्या को कैसे शॉर्ट आउट करता है, ये सारी चीज़ों की बात ये इंटेलेक्चुअल स्किल्स के थ्रू करते हैं। एटीट्यूड यानी कि मनोवृत्ति। इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति की मनोवृत्ति है या एटीट्यूड है, उसमें उनका इंटरनल और मेंटल कंडीशन कैसा है, मीन्स उनके अंदर और जो मानसिक जो स्थिति है उसको जानना इसका उद्देश्य कह सकते हैं टीचिंग का। ऐसा ये एटीट्यूड के थ्रू इन्होंने वर्गीकृत किया या क्लासिफाई किया। ओरल इंफॉर्मेशन के थ्रू इन्होंने ये बताया कि एक व्यक्ति जो है, जो मौखिक सूचना का काम करता है, वो जैसे कोई काम का आयोजन करता है, किसी प्रयोजन करता है किसी कार्य का, तो उसमें अपने जो ओरल इंफॉर्मेशन है किस वे में उसको यूज करता है, उस चीज़ की बात ओरल इंफॉर्मेशन के थ्रू इन्होंने क्लासिफाइड के जरिए बताया। फिर जिनका है साइकोमोटर एंड फिजिकल एबिलिटी। साइकोमोटर एंड फिजिकल एबिलिटी की बात ये फिफ्थ लेयर में करते हैं। इसमें इन्होंने बताया कि जो भी उसकी मनोसंचालित या शारीरिक क्षमता है उसको डिफाइन की। जैसे इसमें 3 पॉइंट्स को इन्होंने लिया: नर्वस सिस्टम, नर्व फाइबर्स एंड मेमोरी। मेमोरी जो है माइंड, वो 3 चीज़ों को लिए कि इसमें कैसे हार्मोनी लाया जाए, इसमें कैसे सामंजस्य लाया जाए, तभी ये जानना जो है इसका उद्देश्य बताया। मनोसंचालित एंड जो और ये शारीरिक क्षमता के अंतर्गत, मीन्स ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी नर्वस सिस्टम है, सिस्टम है, नर्व
नर्व फाइबर है और माइंड, इन तीनों को हार्मोनी नर्वस सिस्टम में, मतलब स्नायु तंत्र, तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क, इन तीनों में हार्मोनी या सामंजस्य कैसे लाया जाए, ये इन्होंने साइकोमोटर एंड फिजिकल एबिलिटी के थ्रू बताया। इस तरीके से गैंग्स और ब्रिग्स ने अपने 5 जो क्लासिफिकेशन किए हैं, सबसे पहले उसमें कॉग्निटिव स्ट्रेटजी यानी कि ज्ञानात्मक रणनीतियों की बात की, फिर इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो व्यक्ति के बौद्धिक जो निपुणता है उसकी बात की, एटीट्यूड यानी कि व्यक्ति के क्या मनोवृत्ति है, फिर 4th नंबर पे ओरल इंफॉर्मेशन जो मौखिक सूचना देता है उसकी बात की, साइकोमोटर एंड फिजिकल एबिलिटी, और लास्ट में ये मनोसंचालित करने वाले जो क्रियाएं हैं और शारीरिक क्षमता है उसकी बात इन्होंने किया, जिसके थ्रू इन्होंने टीचिंग के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने का प्रयास किया। इस तरीके से दोस्तों आज हम जो है हम लोग टीचिंग के कॉन्सेप्ट, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़े, और आगे हम टीचिंग के और भी पोर्शन पे प्रकाश डालेंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें, और इसी तरह से हमारा ये क्लास यहीं पे आज समाप्त होगा।